जेठ जी रखवाली के लिए आ गए थे, क्योंकि पति को कंपनी ने अमेरिका भेज दिया था। मुसीबत ये नहीं कि यहाँ मैं अकेली कैसे रहती। शहर की सुरक्षित मल्टी, आसपास अच्छे लोग, फिर उन्हें भी इतनी फुर्सत कहाँ कि खेती बाड़ी, बीमार माँ, भाई और अपना क्लिनिक छोड़ यहाँ इतने दिनों रह लेते। संदीप ने भी ऐसा कुछ खास आग्रह न किया था। कहा जरूर की सहूलियत मुताबिक आप बीच में एक दो बार हो आए द्वादशी के पास। वैसे तो कोई बात नहीं है, पर लोगों को यह न लगे कि निपट अकेली रह रही है। और यूं तो मैं कोई बच्ची नहीं, पीजी के बाद एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर रही थी, इसलिए कि कहीं भाग्य से संदीप यूएसए में जम गए तो मैं भी वहां कोई छोटा मोटा जॉब ले हाथ बटा लूंगी। शहर भी नया नहीं, 2 साल हो गए रहते। परदेश तो अच्छे बोले का है, 4 अच्छे मित्र हों तो फिर काहे के अकेले। काफी गर्ल्स स्टूडेंट और टीचर्स से मेल मुलाकात थी, एक कॉल पर कोई भी आधी रात को आ जाता। इस सब के बावजूद वे साथ रहने आ गए, तो इसी की बदौलत कि मैं उन्हें दृढ़ता से मना नहीं कर सकी। ससुराल से बस का साधन न था, गांव के रेलवे स्टेशन से मीटर गेज ट्रेन में साथ बैठकर लखनऊ आ गई। 3 दिन में घर घूरा हो गया था। लगकर सफाई की, तब तक वे सब्जी भाजी ले आए। नहा धोकर रसोई में जुट गई। इतनी फुर्सत न मिली कि संदीप से बात कर लेती। दरअसल शर्म के साथ साथ डर भी लग रहा था कि बताते ही पता नहीं क्या विस्फोट हो जाए। सामने होते तो ठीक से अपना पक्ष रख पाती। असमंजस में डूबी हॉल में उनका बिस्तर लगा बेडरूम में आ गई और बिस्तर में दुबक गहरी सांसें भरने लगी, क्योंकि हॉल और बेडरूम के मध्य गेट के नाम पर महज एक पर्दा पड़ा था। मल्टी में 1 BHK में तो बेडरूम और हॉल संयुक्त ही थे। संदीप ने तो 1-2 BHK देख लिया था किराए का, पर भैया ने कहा कि आप लोगों को असुविधा न हो, इसलिए एक 1 BHK खरीद लेते हैं। यहाँ से तबादला हो जाए तो सेल कर देना। सुबह जब वे टहलने निकल गए तब 1-2 झपकियां ले पाई, फिर नित्य क्रिया से फारिग हो नाश्ता तैयार किया, फिर इंस्टीट्यूट चली गई, लौटकर खाना बनाया, खिलाया और खुद खाया। इस बीच कनखियों से देखा भी, उनके चेहरे पर कोई शिकन न थी। शाम को वे फिर सब्जी भाजी ले आए। मन लगाकर मैंने अच्छा खाना बनाया। खाने के बाद हॉल में लगा उनका बिस्तर ठीक कर दिया और पर्दे के पीछे बेडरूम में आ गई। ससुराल सीतापुर के पास के एक गांव में है। वहां मेरी सास अपने 2 बेटों के साथ रहती हैं। देवर को बचपन में ही दौरे पड़ने की बीमारी लग गई थी, तब से वह अपाहिज की जिंदगी जी रहा है। दौरे के वक्त उसको तुरंत इंजेक्शन देना पड़ता है, जिसके लिए एक नर्स हमेशा उसके साथ रहती है। चल फिर नहीं पाता, इसलिए उसे हमेशा बिस्तर पर ही रहना पड़ता है। सास को भी घुटनों की परेशानी की वजह से ज्यादातर व्हील चेयर और बेड पर ही रहना पड़ता है। जेठ जी ने जनरल फिजिशियन और गायनाकोलॉजी चिकित्सा कोर्स किया था, पर वे गांव में रहकर ही सबकी देखभाल करते हैं। गांव की औरतों की डिलीवरी भी उन्हीं के क्लिनिक में होती है, जिसके लिए एक और नर्स रखी हुई है। दूर दराज के गांवों में उनका काफी नाम है। लोगों को पक्का भरोसा हो गया है कि उनके इलाज से तो बाझों को भी बच्चा हो जाता है। लोग उनको दूसरा भगवान मानते और बहुत इज्जत करते हैं। एक चीज जो उन्हें और भी महान बनाती है, वह यह कि घर में 2-2 अपाहिजों के चलते 45 साल के होते हुए भी उन्होंने शादी नहीं की। वैसे अभी भी वे 25 साल के लड़कों को कुश्ती में हरा देते हैं। दिखने में भी डॉक्टर कम पहलवान ज्यादा लगते हैं। डॉक्टर्स जहां अपनी सफेद यूनिफॉर्म में, हाथों में एप्रिन, गले में आला डाले घूमते, वहां वे सादे कुर्ते पैजामे में, कंधे पर कपड़े का झोला लटकाए रखते हैं। चेहरे मोहरे से भी न तो चिकित्सक नजर आते हैं और न ठेठ किसान, पर दोनों फन में माहिर। उनकी यही सादगी उन्हें एक अनोखी हीरोइज्म प्रदान करती है। एक बात और वो ये कि वे सभी को हरदम बेटा बेटा ही बोलते, झोंक में कई बार माँ तक को बेटा कह देते। उनके प्रेम, अपनत्व, भोलेपन और कर्तव्य परायणता पर हम सब न्यौछावर थे। शादी के बारे में उनका कहना था, कोई भी पत्नी 2-2 अपाहिजों को नहीं झेल सकती। वंश चलाने संदीप की बीवी आ तो गई। उनकी इस बात से मेरे पति हमेशा कायल रहते और खुद को उनसे छोटा समझते। कहते, मैं तो अपने स्वार्थ में नौकरी के लिए बाहर मजे कर रहा हूँ, भैया गांव में खटकर सच्चा फर्ज निभा रहे हैं।
मैं भी जेठ जी के इस योगदान पर बहुत गर्व अनुभव करती थी, क्योंकि एकाध दिन के लिए गांव जाती तो सास और देवर की तीमारदारी में इतनी पच जाती कि लौटकर बीमार पड़ जाती। देवर की बीमारी के चलते मुझे ही नहीं, सारे घर को इंजेक्शन लगाना सीखना पड़ा था। जेठ जी द्वारा हमारे घर के हर शख्स को यह सिखाया गया था कि पता नहीं कब जरूरत आ पड़े, मरीज को तुरंत इंजेक्शन न देने पर कोई भी दुर्घटना घट सकती है। संदीप तो इसी कारण हर हफ्ते गांव जाते थे और बड़े भाई का खेती में हाथ बटाते तो छोटे भाई और माँ की सेवा भी दिल लगाकर करते। मैं भी कभी कभी साथ जाती, पर कभी एक रात से ज्यादा नहीं रुकती थी। कारण यह कि गांव की जिंदगी बड़ी कठोर थी। मेरा मायका सीतापुर शहर में था। पिता तो मुझे गांव में ब्याहना ही नहीं चाहते थे, पर जेठ ही देखने गए। उन्होंने वादा किया कि आपकी बेटी कभी गांव में नहीं रहेगी शहरों में संदीप के साथ साथ, जहां जहां वह नौकरी पर जाएगा। भाई की बीवी नहीं, यह मेरी छोटी बहन होगी। मैं इसे हमेशा बेटा कहूंगा। उनकी ऐसी बातें सुन मेरी मम्मी और पापा तो इतने प्रभावित हो गए कि संदीप को देखे बिना ही रिश्ता तय कर दिया। तब खुद मैंने भी उन्हीं में संदीप का अक्स देख लिया था। मैं तो उन्हें उसी दिन से भैया मानने और कहने लगी थी। लगा ही नहीं ससुराल जा रही हूँ। लगा खास भाई नहीं था, सो परमात्मा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया। ससुराल नहीं, बड़े भाई के घर जा रही हूँ। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते थे। घर की इकलौती बहू जो ठहरी। जेठ तो मुझे हमेशा बेटा कहते, उनके मुख से कभी दूसरा शब्द ही नहीं फूटता। मैं भी उनको सदा भैया कहकर ही बुलाती, भैया ही समझती। एक राखी के त्योहार पर राखी नहीं बांधती तो क्या, साल में एक बार पिताजी की पुण्यतिथि पर घर के सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता और पूरे गांव को भोज दिया जाता। मेरे लिए ये दूसरा मौका था। पहली बार मैं नई नवेली दुल्हन थी और चुपचाप बिस्तर पर ही बैठी रही थी, लेकिन इस बार सारा काम मेरे जिम्मे था। जबकि शहर में खाली समय रहने और जॉब की चाहत के चलते मैंने एक बहुत महंगा कोर्स ज्वाइन कर लिया था। प्रतिदिन 3 घंटे की क्लास थी। छुट्टी एडजस्ट करना मुश्किल था, फिर भी जाना था। उधर संदीप की ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग के बाद उनको महीने भर के लिए अमेरिका जाना था। हालात ऐसे कि गांव की नर्स 1 हफ्ते की छुट्टी पर थी, जिसकी वजह से भैया भी देवर के कारण गांव से लेने नहीं आ सकते थे। अंत में ये फैसला हुआ कि संदीप मुझे गांव छोड़कर उसी रात लौट आएंगे और भैया मुझे 3 दिन के बाद वापस लखनऊ छोड़ जाएंगे। सुबह हम लोग पहुंचे और मैं काम में लग गई। शाम को गांव को खाना खिलाने के बाद संदीप को रात की ट्रेन से दिल्ली निकल जाना था। मैं पूरे दिन कामकाज में लगी रही थी। इससे मेरा पूरा बदन टूट चुका था। लगता था कि अब बेहोश हो जाऊंगी। मुझे 2 बार चक्कर से भी आए, पर संदीप को नहीं बताया क्योंकि वे परेशान हो जाते। जेठ डॉक्टर थे, उन्हें अपनी समस्या बता दी और उन्होंने बीपी लेने के बाद मुझे 2 सफेद और 2 गुलाबी टेबलेट्स दे दी। सफेद वाली आज और कल रात के लिए और गुलाबी दिन में खाने के लिए। घर में मेहमानों के कारण मुझे किचन के ऊपर का कमरा दिया गया था, जो आंगन के दूसरी तरफ था। ऊपर 2 कमरे थे। एक में जेठ और देवर को रखा गया था और जेठ के ना होने पर मैं इंजेक्शन दे सकती थी, इसलिए मुझे उनके बगल वाले कमरे में ही रखा गया था। संदीप के जाते ही मैं अपने कमरे में आ गई। देवर दूसरे कमरे में सो रहा था। उस दिन मैंने गुलाबी साटन की साड़ी और उसके काले बॉर्डर से मैच करता ब्लाउज पहन रखा था। सास ने कहा भी था, बहुत सुंदर लग रही है। जेठ की नजर पड़ी तो माँ से बोले, उड़ के भाग रही है, आज तो नजर डाल देना इसकी। पति ने भी जोड़ा, आज तुम्हें सचमुच ही कोई उड़ा न ले जाए। सिर में दर्द और हल्के हल्के चक्करों के बावजूद प्रशंसा से अंदर तक मैं इतनी फूल गई कि जेठ के सामने ही पति से बोली, देखना नहीं तो अमेरिका से लौटो तो पता चले हाथों के तोते ही उड़ गए। सास ने कहा, ज्यादा ख्याली पुलाव न पकाओ, बहू हो बहू की तरह रहो। इस पर जेठ ने झट से उन्हें आड़े हाथों ले लिया। कौन कहता है बहू है, बेटा है मेरा बेटा। पति वहीं खड़े थे, मजाक बनाते हुए बोले, हाँ हाँ ये आपका बेटा है और मैं बहू। सुनकर सास खिलखिलाकर हंस पड़ी। तकलीफ के कारण उनके चेहरे पर जब तब ही हंसी आती थी।
कुछ देर के लिए मेरे भी चक्कर थम गए, सिर हल्का हो गया था। संदीप के चले जाने से विरह में व्यथित और थकान से चूर ऊपर आकर मैंने सोचा कि दवा खाकर थोड़ी देर लेटती हूँ, फिर नाइट ड्रेस पहन लूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि साड़ी में सोने से वह मिचुर जाएगी। पर दवा खाकर बिस्तर पर पड़ते ही नींद कब आ गई पता नहीं चला। करीब 5 बजे सुबह जब नींद खुली तो कुछ अजीब सा लगा। साड़ी कमर तक उठी थी और ब्रा के हुक अंदर से खुले थे। कपड़े ठीक कर जल्दी से मैं बाथरूम भागी, पर वहां पैंटी उतारते ही चौंक गई, क्योंकि वह उल्टी पहनी थी। मैंने जिंदगी में कभी उल्टी पैंटी नहीं पहनी थी और मुझे यकीन था पैंटी मैंने कल भी सीधी ही पहनी थी। ब्लाउज उतारा तो देखा कि ब्रा का सिर्फ एक हुक लगा है, वो भी गलत जगह। इसका मतलब था कि किसी ने मेरा ब्लाउज और ब्रा खोली। पैंटी उतारी और वापस पहना दी। मेरे तो होश उड़ गए। कौन हो सकता है? किसी ननद ने किया है या किसी मर्द ने? ताज्जुब इस बात का था कि मुझे पता नहीं चला। किसी तरह टेंशन में फ्रेश होकर घर का कामकाज के लिए मैं नीचे उतरी। अंदर से बहुत डर गई थी। जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ था। किसी से कुछ पूछना या बोलना मेरे लिए डूब मरने जैसी बात थी। एक क्षण को सोचा कि अभी तो दिल्ली पहुंचे होंगे, मोबाइल पर उन्हें बताऊं, पर अगले ही क्षण लगा कि अभी तो क्या, मैं तो पूरी जिंदगी उन्हें यह हादसा बताने का दुस्साहस नहीं कर पाऊंगी। किचन से चाय लेकर निकली तो देखा जेठ खेत से वापस आ गए थे। उन्होंने पूछा कि तबीयत कैसी है, दवा टाइम पर ले रही हो या नहीं। मैंने हाँ में सिर हिलाकर झुका लिया और आगे बढ़ गई। दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। कौन है वो जिसने मेरे अंगों से ऐसा खेल खेला? औरत के नाते यह तो मैं दावे कह सकती हूँ कि मेरे साथ सेक्स नहीं हुआ। यह भी कि किसी पुरुष ने छुआ होता तो यहाँ तक पहुँचने के बाद छोड़ता नहीं। तो क्या चुड़ैल नंदों ने मेरे साथ इतना घृणित मजाक किया? कर भी सकती हैं, खास ही नहीं, चचेरी, ममेरी, फुफेरी, मौसेरी सभी तो हैं। घर भरा है, अवसर क्या है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। किसी भी काम में मेरा पूरा मन नहीं लग रहा था। सोच वहीं केंद्रित था कि मैं इतनी बेहोश कैसे हो सकती हूँ कि मुझे पता नहीं चला। आज कोई पुरुष हाथ मार देता तो कहीं की नहीं रहती। दिन भर रिश्तेदारों के साथ बातें होती रहीं। सभी बहनोई मुझी में रुचि ले रहे थे। इसी से बचती हूँ, पर इस दिन तो आना ही पड़ता है। इकलौती बहू जो ठहरी। ससुर जी का दिन। इस दिन के लिए तो जेठ महीनों से तैयारी करते हैं। जैसे ताजिए जिस रात गाड़े जाते हैं, उसके अगले दिन से ही नए बनने लगते हैं। उनकी जिंदगी यही है। इसी बहाने सबको इकट्ठा कर लेते हैं। बहन भनोई, बुआ फूफा और दुनिया भर के रिश्तेदार। ससुर जी तो कुछ कर ही नहीं पाए थे। असमय ही सभी को छोड़कर चले गए। जेठ ने ही चारों बुआओं को भात भर तीनों बहनों के हाथ पीले किए, उन्हें पच दिए। वे सब उन पर जान छिड़कती हैं। श्वसुर की तो चर्चा भी नहीं करती। भैया से हिलने मिलने ही आ जाती हैं। इतनी दूर दूर से 100 दिन में 1 मिनट भी आराम करने का मौका नहीं मिला। हाथ पांव बुरी तरह टूट रहे थे। सिर दर्द से फटा जा रहा था वो अलग। कोई और चिकित्सीय मदद लेती, पर वे कोई सीरियस डिलीवरी कराने पड़ोस के एक गांव में चले गए थे। उनकी वापसी का कुछ पता न था। बोलकर गए थे कि रात को शायद आ भी न सकें। देवर का मुझे ख्याल रखना होगा। पर शाम होते होते मुझे बहुत ज्यादा थकान होने लगी थी। मैंने खाना शाम को ही खाया था, इसलिए रात को खाने की इच्छा न थी। सास ने कहा थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर खाना खा के ऊपर चली जाना। मैंने कह दिया अब मैं रूम में जा रही हूँ सोने के लिए, पेट भरा है, अभी तो खाया है। अन्नू की गोंगो सुन पड़े तो जगा देना, थकान के मारे मरी जा रही हूँ माँ। उन्होंने कहा जा, जरूरत पड़ी तो इंजेक्शन मैं किसी से भी लगवा दूंगी। रूम में आकर मैंने बाकायदा कपड़े बदले और दवा खाकर बिस्तर पर लेट गई। कल तो कुंडी नहीं लगाई थी कि पता नहीं कब देवर के जीवन मरण का प्रश्न बन जाए। कोई दरवाजा पीटता रहे और मैं उठूं ना, किवाड़ उड़ के रहने पर कोई आकर झिंझोड़ कर जगा तो देगा। पर कल की घटना ने सचेत कर दिया था, इसलिए लगा ली, मगर फिर भी दिमाग में नींद की जगह कल की बातें चलने लगी थीं। और मैंने सोच लिया था कि अगर आज ऐसा कुछ हुआ
तो रंगे हाथों पकड़ लूंगी उस शैतान को और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जीवन भर याद रखेगा। सुरक्षा के लिए मैंने फल काटने वाला चाकू देवर के कमरे से उठाकर अपने सिरहाने रख लिया था। गांव में रात जल्दी हो जाती है। दवा के असर से 9 बजते बजते मुझे गहरी नींद आ गई। फिर होश नहीं रहा कि कौन हूँ, कहाँ पड़ी हूँ। तब एक सपना आया जिसमें कोई कह रहा था, एक था भगवान एक शैतान, दोनों में झगड़ा हुआ तो बहुत हुआ नुकसान, दोनों ने मिलकर निकाला समस्या का समाधान, एक खिलौना बनाया जिसका नाम रखा इंसान। शैतान ने अपनी ताकतें दी छल, क्रोध, घमंड और जलन। भगवान ने अपने अंश दिए प्रेम, दया, क्षमा और सम्मान। तब भगवान से मुस्कुराकर बोला शैतान, न तेरा नुकसान न मेरा नुकसान, मैं जीतूं या तू हारेगा इंसान। सोकर उठी तो पहले जैसा ताप न रहा, पर खीज बाकी थी। उसी में डूबी अपने वस्त्र पहन नीचे चली आई। मुझे देखते ही सास ने कहा, मेहमानों की आज विदाई होगी, आज नाश्ते के झंझट में नहीं पड़ना, सीधा खाना बना लेना। खाने में भी दाल भात नहीं, 2 सूखी सब्जियां और पूड़ियां तल देना, वही खा लेंगे, वही बांध ले जाएंगे। सुनकर चुपचाप काम में जुट गई, जबकि जी में आ रहा था बार बार कि पिछली रात की बदमाशी का कच्चा चिट्ठा मेहमानों के सामने ही खोल दूं। चोर की दाढ़ी में तिनका, जो होगा सो सकपका कर झट पकड़ में आ जाएगा। एक एक कर दोपहर तक सब लोग विदा हो गए। तब खाने के बाद अपना बैग लगाते हुए सास से बोली, मम्मी आज मुझे भी जाना है, कोर्स पिछड़ रहा है, 3 दिन का गैप हो गया। उन्होंने कहा, हाँ चली जा, निश्चिंत होकर जा, कुलदीप ने मेरे और अन्नू के लिए कोई नई नर्स बुला ली है, क्लिनिक तो वो पुरानी वाली संभाल ही लेगी, जब तक संदीप नहीं आ जाता वह तेरे साथ ही रहेगा। तब तक क्यों? मैं दबी जुबान बोली, छोड़कर चले आए बस। अरे तब तक न सही, 8-10 दिन तो वो क्या अकेला छोड़ेगा तुझे, आखिर जिम्मेदारी तो उसी की है ना। सुनकर मुझे सांप सूंघ गया। प्रस्ताव उगलते बन रहा था न निगलते। सिर झुकाए मैं उनके पीछे पीछे निकल पड़ी। कल की जागी हुई थी, वही सब सोचते करते नींद ने कब दबोच लिया पता नहीं चला। गई रात एहसास हुआ कि कोई बगल में लेटा बदन सहला रहा है। तंद्रा यकायक भंग हो गई और जैसे बिच्छू का डंक लगा हो, गाल में दाढ़ी चुभने से पता चल गया कि यह और कोई नहीं, वे ही हैं। दिल सहसा ही कांप गया, मगर डर और लाज के मारे आंख खोलने की हिम्मत न हुई, जबकि अजनबी हाथ नाइटी के अंदर सांप सा रेंग रहा था। जब डर से बदन कांप उठा तो थोड़ी देर में उन्हें शक हो गया कि जाग गई हूँ। थोड़ी देर के लिए हाथ शिथिल पड़ गया और मैं समझी बला टल गई। नींद का स्वाम किए मरी सी पड़ी रही। गैर मर्द के ख्याल से ही मन घृणा से भर गया। यकीन हो गया था कि उस रात गांव में भी किसी और ने नहीं, नशे की गोली देकर उन्हीं के गंदे हाथों ने मुझे बेपर्दा किया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। सोच रही थी अब मैं संदीप के सामने किस मुंह से जाऊंगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। जब गांव में पहली बार उन्होंने मेरा बदन टटोला तब तो मुझे पता भी नहीं चला। अब आज अगर झटक भी देती तो दाग तो लग ही चुका था दामन पर। शोर होता, पड़ोसी जान जाते और बदनामी फैल जाती वो अलग। इसी उलझन में उलझी थी कि उन्होंने ओठ ओठों पर रख दिए। तब लगा कि अगर अब जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया तो अनर्थ हो जाएगा। पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने थोड़ी सी आंख खोल दी। कमरे में हल्की रोशनी थी, ग्लानिवश आंख ज्यादा नहीं खोल रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे उनका सामना करना पड़े और वे बस इतने उत्पात पर ही चले जाएं। पर उनकी हिम्मत तो हिमालय से भी ऊंची थी। मुझे लगा कि अब भी नहीं झटक पाई तो सवर्नाश हो जाएगा। निश्चय कर बदन को मैंने सख्ती से इस तरह घुमाया जैसे करवट ले रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश के उलट उन्होंने मुझे और जकड़ लिया। बड़ी शक्ति थी उस बंधन में। मैं रोने को हो आई, स्थित काबू से बाहर हुई जा रही थी। लग रहा था कि अब किसी भी क्षण वे ऊपर आ जाएंगे। संदीप के साथ मैं मरते दम तक बेवफाई नहीं कर सकती थी। होंठ छुड़ा आंखें खोल दी और जैसे अभी अभी जाग कर यकायक चीखी, भैया आ। पर इतने धीमे की चीख पर्दे जैसी पतली दीवारें फांद किसी पड़ोसी के कान तक न चली जाए। सचमुच चीख में इतना जोर नहीं था कि वह खिड़की, रोशनदान या बालकनी फांद पाती।
और फिर उन्होंने भी तो झटके से अपना हाथ मेरे मुंह पर रख लिया था, जिससे आवाज रूम के अंदर ही दब कर रह गई थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वे मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकते हैं। हैरानी की बात ये कि मेरे जागने के बाद भी उन्हें कोई डर या पछतावा नहीं था। मेरा मुंह अपनी हथेली से उन्होंने पूरा बंद कर रखा था। आंखें आंसुओं से भर गई थीं। आंसू ग्लानि के पश्चाताप के भरोसा टूटने और तोड़ने के लिए बह रहे थे, पर उन्हें कोई गम न था। बोले, देखो द्वादश, अगर तुम चिल्लाओ नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह पर से अपना हाथ हटा लूं। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता। याद करो, जब तुम्हारी विदाई हो रही थी और तुम जार जार रो रही थीं, मैंने गोद में लेकर कार में बिठाने से पहले चुप करा के तुम्हें चूम लिया था। वाकया मुझे याद आ गया, पर तब बड़े भाई से भी दुगना प्यार उमड़ पड़ा था और मैं उनके सीने से लग हिचकियां भरते भरते हंसने लगी थी। पर इस वक्त मेरा मुंह गुस्से से लाल पड़ गया था। हाथ के दबाव के कारण मुंह में दर्द भी हो रहा था। मैंने आंखों से ही सहमति दे दी कि नहीं चिल्लाऊंगी, तो भी उन्होंने पक्का किया, चिल्लाओगी तो नहीं। तब जैसे तैसे गर्दन हिला। मैंने ना कहा, पर उन्होंने तब भी पूछा, प्रॉमिस? और हाथ थोड़ा ढीला किया तो मैंने रुंधे कंठ से कह दिया, प्रॉमिस। इस पर हाथ तो उन्होंने मुंह से हटा लिया, पर वदन से दबाए रहे। तब परिस्थितिवश में दबी जुबान गिड़गिड़ाई, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपके छोटे भाई की बीवी हूँ, आप मेरे लिए पिता समान हैं। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं कभी किसी से नहीं कहूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। सुनकर वे 2 पल कुछ सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त पर। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस आप मुझे छोड़ दीजिए। इतने में दीन हो आई। उस वक्त वे भी कम शर्मिंदा नहीं लग रहे थे। नजरें चुराते हुए बोले, देखो द्वादश, मैंने ऐसा क्यों किया, ये तुम समझ सको तो शायद मुझे माफ कर सकोगी। क्यों किया? क्या अपराध था मेरा? सुनकर मैं सिसक पड़ी, अरे पगली, तुम्हारा क्या अपराध? तुम तो बहुत भली और भोली हो। वे बेशर्मी पूर्वक आंसू पीते हुए बोले, पर करूं तो क्या? इस दुर्लभ एहसास के लिए मेरे पास तुम्हारे सिवा और कौन है? माँ और भाई के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, सो किसी और को अपने साथ बांध नहीं पाऊंगा। हाँ, मैंने गांव में और आज यहाँ भी तुम्हारे शरीर के हर एक अंग को छुआ है, लेकिन तुम नींद में थीं। खूब छूकर भी हृदय खाली रह गया। इसीलिए एक विनती है। क्या? मैं किसी तरह अपनी जान छुड़ाना चाहती थी, तुम्हारे जागते हुए। सिर्फ 10 मिनट तुम्हें महसूस करना चाहता हूं मैं। जी में आया, मुंह पर थूक दूं, पर हिम्मत न पड़ी। नजरों से लानत भेजती रही, जिसे अनदेखा कर वे फिर बोले, यकीन मानो, तुम्हारे साथ मैं जो भी करूंगा अपनी संतुष्टि के लिए करूंगा। कसम से तुम उसमें बिल्कुल शरीक न होना, मुझे जरा भी मलाल न होगा। कहकर एकटक ताकने लगे। तब उनकी नजरें बचा मैं सोचने लगी कि वे गिरफ्त में ले चुके हैं, नहीं मानूं और वे जबरन भोग ले तो क्या बिगाड़ लूंगी। इधर उधर कहूंगी तो सब यही बोलेंगे कि मुझी में खोट होगी। नहीं तो जिस आदमी ने अपने परिवार की भलाई के लिए शादी नहीं की, बाप के मरने के बाद भाइयों को बेटा, बहनों को बेटी माना, वो भला छोटे भाई की बीवी के साथ ऐसा पाप करेगा? बहन बुआ तो ये भी कह सकती हैं कि तुम्हारे परिवार के लिए जिसने अपनी जिंदगी होम दी, तुम कितनी खुदगर्ज की उसे अपना तुच्छ शरीर दे सकी। सवाल तुच्छ शरीर का नहीं, आत्मस्वीकारोक्ति का था, और चिंता इस बात की कि एक बार तो फिर बार बार छुटकारा कैसे मिलेगा उनसे। द्वंद्व को शायद वे समझ गए थे। यकीन दिलाते हुए बोले, द्वादश, एक बात कहूं, अगर तुम शरीक न हुई इस खेल में, पत्थर बनी रही, तो वायदा भरता हूँ जिंदगी में कभी दोबारा हाथ न पकड़ूंगा। पत्थर क्या, मैं लोहा बनी रहूंगी। मेरा चेहरा दृढ़ था। सोच लिया, एक बार आंख मूंद मक्खी निगल पीछा छुड़ा लूं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।